अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं सवाल है वोट का और मैं हूं सिद्रा इकबाल। इस वक्त अगर हम अपने मीडिया चैनल्स पर नज़र दौड़ाते हैं तो हर तरफ हमें बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स, बहुत सारी तनकीद नज़र आ रही है और इससे मुझे याद आता है अशफाक अहमद साहब का वो मशहूर स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा था कि तनकीद करने के लिए भी इल्म का होना बहुत ज़रूरी है, वरना नुक्ताचीनी तो जाहिल भी कर लिया करते हैं। इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू सी कि हमारे पास पर्सपेक्टिव हो। कई दफ़ा तनकीद का निशाना बनाने से पहले हम ये नहीं सोचते कि इसमें नुकसान किसका हो रहा है, मुल्की इदारों का या हमारी साख का। बहैसियत एक कौम के हम क्या मैसेज दुनिया तक और अपने लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत सारी गुफ्तगू जो इलेक्शंस 2018 के हवाले से हो रही है उसमें बार बार ये बात सामने आती है कि एक दफ़ा फिर पाकिस्तान को एक तरह से अनसर्टनिटी की तरफ, बेयकीनी की तरफ धकेला जा रहा है। हमारे इदारे और हमारी अदलिया कोशिश कर रही है कि इस इलेक्शन को शफाफियत की तरफ लेके जाए, लेकिन बहरहाल तनकीद का निशाना जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उनको भी बना रहे हैं और तमाम के तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका भी मानना है कि शायद इस अमल में मज़ीद बेहतरी आ सकती है। यही सवाल आज हम अपने एक्सपर्ट्स के सामने रखेंगे, लेकिन ये जो अहलियत का मामला है इस पर हम बाद में आएंगे। पहले जिस तरह हमने भी पहले अपने प्रोग्राम में इस बात को उठाया कि जो 3 लीडिंग जमातें हैं उनमें से किसी का भी मंशूर सामने नहीं आया था। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना 10वां मंशूर पेश किया है। 1970 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इनका पहला मंशूर, जो कि परहैप्स देयर मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट पावरफुल मैनिफेस्टो एवर, जिसमें हमने देखा था कि टर्नआउट भी बहुत था, पॉपुलैरिटी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत थी। इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी का ये पहला इलेक्शन होगा एज अ पार्टी चेयरमैन और उनका ये जो मैनिफेस्टो उन्होंने पेश किया है इसकी किस हद तक लोगों तक रसाई होगी, कितनी उसकी मकबूलियत होगी, ये हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, फरहान बुखारी साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं और उन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं तारिक चौधरी साहब और इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ। आप दोनों को मैं वेलकम करना चाहूँगी शो में। इस मैनिफेस्टो का बहुत इंतज़ार था और इसमें जो बातें की गई हैं उसको मेरे ख्याल में लोग समझते भी हैं, उनके दिल की धड़कन भी है। सवाल आपसे मेरा ये होगा और उसके लिए आपके पास 80 सेकेंड्स हैं टू रिप्लाई एंड गिव योर आंसर टू दैट कि पीपल्स पार्टी का ये मंशूर क्या वोटर्स को बैलेट बॉक्स तक लाने में कामयाब होगा? सबसे पहले अगर फरहान मैं आपसे पूछूं ये। जी, मैं तो इस मंशूर को देखकर काफ़ी मायूस हुआ हूँ। उसकी वजह ये है कि अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मंशूर से इसका मवाजना किया जाए तो बिल्कुल एक तरह की कैफियत ज़मीन और आसमान या दिन और रात का फ़र्क है। वो मंशूर ऐसा था जो कि पाकिस्तान की तारीख़ में एक इनकलाबी शक्ल की सूरत पे सामने आया और मुल्क में एक ऐसे वक्त पे, जबकि ख़ास तौर पे 71 के वाक़यात के बाद जब एक डिसअपॉइंटमेंट थी अक्रॉस द बोर्ड, तो लोगों को एक चार्जअप होने में उस मंशूर ने मदद दी। जबकि इस मंशूर का कोई सर पैर नहीं है। इस मंशूर में मसलन ये भूख मिटाओ की बात की गई है, लेकिन भूख जो मुल्क में बढ़ी है उसकी वजूहात हमारा इतना बड़ा बहरान ज़रूरी इलाकों में, देही इलाकों में और ज़रूरी मईशत में है, उसके बारे में कोई लंबा चौड़ा जिक्र नहीं किया गया। फिर ये कार्ड्स, अब ये कार्ड्स वाली जो बात है कि जी कार्ड्स होंगे लोगों के पास, वो जाके और उससे कहीं खाना वाना लेंगे, ये भी एक ऐसी बात है जो कि माजी में भी मुख्तलिफ हुकूमतों ने ऐसी कोशिशें की हैं और उनका कोई नतीजा कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं निकला। नवाज शरीफ साहब ने अपनी हुकूमत में एक वो 5000 रुपये की, जब ज़रूरी क्राइसिस था तो जी हर फार्मर को 5000 रुपये दिए जाएंगे, वो एक स्कीम शुरू की थी। वो भी थोड़ी सी चली लेकिन पूरी तरह नहीं चली। लोगों ने फिर बाद में ये भी कहा कि वो 5000 नहीं थे बल्कि 4000 थे। फरहान साहब, ये तो आपका तज्जिया है अबाउट द मैनिफेस्टो इटसेल्फ, लेकिन क्या आप समझते हैं कि बैलेट बॉक्सेस तक वोटर्स आ पाएंगे इसकी वजह से, हाँ या ना? जैसे मैंने आपसे अर्ज की, मुझे नहीं लगता। लेट्स मूव टू तारिक साहब, आप क्या समझते हैं कि बात फरहान साहब की बहुत वजन रखती है कि ऐसा कार्ड तो मेरे ख्याल में इनकी पिछली हुकूमत ने एज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी लॉन्च किया, लेकिन क्या इसकी वो मकबूलियत, क्या ये लोगों तक उस तरह अवाम में शऊर को बेदार कर पाएगी, अपनी तरफ रिझा सकेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट बैंक को इंक्रीज कर सकेगी? आपका क्या तज्जिया है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो 2013 में इलेक्शन लड़ा था, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं, उसने गेन ही करना है। वो 1% हो, 2% हो, 4% हो या 10% हो। देखिए, सबसे पुरानी सियासी जमात है पाकिस्तान की, मुस्लिम लीग तो चूँकि बानी जमात है, उसके अलावा
5 दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरकज़ में हुकूमतें बना चुकी है 70 से लेकर आज तक, और 9 मरतबा सिंध में उसने हुकूमत कायम की है और 10 साल से वो सिंध में हुक्मरान है। देखना यह है पाकिस्तान में जितनी सियासी जमातें हैं उनके मंशूर बहुत अच्छे होते हैं सबके। मैंने नहीं देखा आज तक किसी मंशूर में कोई चीज़ मिस हुई हो। हमेशा बड़े अच्छे अच्छे दावे किए जाते हैं, अच्छे इरादे ज़ाहिर किए जाते हैं, बड़े अच्छे बुकलेट होते हैं, ब्रोशर बड़े खूबसूरत होते हैं, उसको बड़े अच्छे अंदाज में पेश किया जाता है, अच्छे अच्छे होटलों में उसकी लॉन्चिंग की जाती है। आज भी बड़ी अच्छी लॉन्चिंग हुई प्रेस क्लब में, मैं भी मौजूद था, फरहान साहब भी मौजूद थे। देखना यह है कि जो वादे और इरादे किए जाते हैं उसको किस हद तक पूरा किया जा सकता है, किस हद तक वो काबिल अमल हैं, और माजी में उस जमात ने जब उसको मौका मिला था तो उसने कितना उनको पूरा किया। इत्तेफाक की बात यह है कि PTI हो या पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो, इन सब ने माजी में, माजी करीब में, बल्कि आज भी इन सब ने इक़्तिदार में अपना हिस्सा लिया है। कोई मरकज़ में इक़्तिदार में थी, कोई सूबे में इक़्तिदार में थी। पीपल्स पार्टी का डिलेमा ये है कि इसका, बल्कि उसका टारगेट ये है इस वक्त कि उसको पता है कि उसके पास अब वो उस तरह वोट बैंक नहीं है। 2013 में उसका वोट बैंक जो था उसका उसे रूट गया था। उनको वोट बैंक गेन करके देगा? जी, मैं वही करने लगा था कि उसको, उसका बुनियादी टारगेट ये है कि उसका अपना वर्कर जो है सबसे पहले वो मुतहरक हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये जो उसका मंशूर है वो उसको उस वर्कर जो रूट के घर बैठ गया था उसको मुतहरक करने में। एक दफा फिर मैं आप करती चलूँ कि इन सवालों के लिए आपके पास 80 सेकंड का वक्त होता है और उसके बाद मैं उम्मीद करूंगी कि आप हाँ या ना में जवाब दें। अगला सवाल फरहान साहब मेरा आपसे होगा कि पहली दफा हमने देखा कि 1970 में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉल दी गई कि रोटी, कपड़ा और मकान सबके लिए। ये बहुत अरसे बाद उनके नारे में तब्दीली है कि बीबी का वादा निभाना है। क्या ये नारा अपने आप में कारकर्दगी की नाकामी का एतराफ नहीं है? जी, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ की, मैं तो इस मंशूर को सुनकर और इसे देखकर कुछ किसी हद तक मायूस हुआ हूँ, क्योंकि 1970 का जो नारा था उसने तो मुल्क में एक वल्वला अंगेज़ कैफियत पैदा की थी और लोगों ने सियासत में एक नई सोच देखी थी, एक ऐसी सोच जिसने पाकिस्तानियों को मुतहर्रिक किया था। एक बहुत मुश्किल वक्त था। आज ये जो मंशूर है और बीबी के हवाले से बात की जाती है, अल्लाह पाक गरी की रहमत करे, बड़ी अजीम लीडर थी, लेकिन सवाल तो ये है कि क्या बीबी की जानिब ये रिफ़र करके क्या इससे पाकिस्तान की सियासत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो ग्राउंड लूज किया है, जो उनसे चला गया है, क्या वो वापस ले सकते हैं? मुझे नहीं लगता। पंजाब में तो जो इतलात आ रही हैं, मैंने खुद ही हाल में देखा है, पीपल्स पार्टी का काफ़ी हद तक सफाया हो गया। सिंध के बारे में बहरहाल कहना भी कबल वक्त है, लेकिन फिर भी मैं नहीं समझता कि जो आज मंशूर दिया गया है उससे हो सकता है कि ओल्ड गार्ड में या जो एग्जिस्टिंग डाई हार्ड PPP सपोर्टर्स हैं उनमें तो कुछ हो सकता है कि कुछ जोश और जज्बा रिवाइव हो, लेकिन मैं नहीं समझता कि इससे कोई वो जो फेंस सिटर्स की कैफियत होती है, ऐसे लोग जो कि अनडिसाइडेड हैं, वो उनमें कोई ज्यादा तब्दीली आएगी। या पॉइंट कि ये जो बीबी का वादा निभाना है, ये मैसेज, ये नारा किसके लिए? अवाम के लिए है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए? एक दिहाई के बाद एक दफा फिर वादे की दुहाई दी जा रही है। तारिक साहब, आप क्या समझते हैं, क्या ये नाकामी का एतराफ है? देखिए, कोई भी पार्टी जो है वो 1970 में जिंदा नहीं रह सकती। जो नारे उस वक्त थे वो उस वक्त के हालात के मुताबिक थे। उसके जो बाद जब बीबी आई थी तो 88 में जो बीबी ने प्रोग्राम दिया था वो 88 के हालात के मुताबिक था। आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बीबी की शहादत के बाद आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये तीसरा दौर है। और याद रखिए कि बिलावल भुट्टो का ये पहला इलेक्शन है और इस वक्त पाकिस्तान में जितनी लीडरशिप मौजूद है उसमें सबसे कम उम्र बिलावल हैं और उनके पास सबसे ज़्यादा वक्त है, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, सियासत करने का, सियासत सीखने का और अपने आप को मनवाने का। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टारगेट ये है कि वो बिलावल को एक नए लीडर के तौर पर मुतारफ़ कराए जो कि नए स्लोगन के साथ आया है। उनको पता है कि 2018 के इंतखाबात में उनके पास बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, लेकिन उनका टारगेट जो है अगले इंतखाबात हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स है, इसलिए वो नए नारों के साथ आए हैं। जहाँ तक ये कहना है कि बीबी के वादों की तकमील की जाएगी तो डेफिनेटली जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी वो अपने बाप के जुल्फ़िकार भुट्टो के वादों को लेकर चली थी। तो मेरा यह ख्याल है कि ये कहना अपने मंशूर से रूगर्दानी नहीं है बल्कि अपने मंशूर की कंटिन्यूशन है, तसलसल है। और ये कहना है कि जो बात भुट्टो साहब ने की थी, जो बात बेनज़ीर भुट्टो ने की थी, बिलावल भुट्टो जो हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं, वो अपने नाना और अपनी जो उनकी वालदा हैं
उनके मिशन को, उनके वादों को लेकर आगे चले हैं, तो मेरा ख्याल है कि अपने मंशूर से ये इनहराफ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक। लेकिन फिर भी अवाम ये सोचने पर मजबूर है कि वो वादा ही क्या जो वफा हो गया, क्योंकि अगर बेनज़ीर साहब अपने वालिद के वादों को लेकर चली थी और बिलावल ने भी उसी लेगेसी को आगे बढ़ाया है, अवाम कब तक ये उम्मीद रखे कि ये वादों की तकमील भी होगी, ये पूरे भी होंगे, इस पर बात करेंगे। और जी ख़ास तौर पे आज की बड़ी खबर कि दानियाल अजीज़ साहब को भी नाअहल करार दे दिया गया है, ये एक और बड़ा झटका है PMLN के लिए। इसमें उंगलियां उठ रही हैं, मुखालफिन ये भी कह रहे हैं कि शफाफियत इलेक्शंस की जो है वो मेरे ख्याल में इन क्वेश्चन आ सकती है। इस पर बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वैसे तो हर ही इलेक्शंस में हम देखते हैं कि बहुत सारे अपसेट्स होते हैं, स्ट्रैटेजी को रिवाइज करना पड़ता है, लेकिन रूलिंग जमात यानी जो फॉर्मली रूलिंग जमात PMLN थी, इनके लिए ख़ास तौर पे ये इलेक्शन काफ़ी टफ है, क्योंकि दोनों ही साबका वज़ीर आज़म यानी नवाज शरीफ साहब, इसके अलावा शाहिद खाकान अब्बासी को नाअहल करार दे दिया गया। और अभी मेरे ख्याल में इस झटके से उनको संभलने का वक्त ही नहीं मिला था कि आज दानियाल अजीज़, अनदर वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ऑफ PMLN, उनकी भी नाअहली का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। तो अब ऐसी सिचुएशन में देखना यह है कि इस इलेक्शन को जो पॉलिटिशियंस हैं, तज्जिया नकार हैं हमारे, वो किस तरह देख रहे हैं। आज इसी सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ हमारे पैनल में मौजूद हैं डॉक्टर करीम ख्वाजा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर उसामा रजी, जमात इस्लामी से आपका ताल्लुक है। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं रमेश कुमार, PTI से आपका ताल्लुक है। थैंक यू वेरी मच फॉर टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर। अगर मैं गुफ्तगू का आगाज़ ख्वाजा करीम आपसे करना चाहूँ, आप किस तरह देख रहे हैं कि, और ख़ास तौर पे आपके मुखालफिन इस बात पे ताक लगाए बैठे हैं कि जी एक तरफ तो नैब की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, PMLN पे, PTI पे इसकी एक तरह से कदगन गिर रही है, लेकिन कुछ लाडलों वाला सलूक नैब कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पॉलिटिशियंस और कैंडिडेट्स के साथ। इस पर आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से ये चीज़ गलत है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के बहुत से लोग अभी भी जेल में पड़े हैं और नैब ने गुज़रेल 2-3 सालों में जो कार्रवाइयाँ की है, जिसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को भी मुतासर किया है। जहाँ तक नैब या कोर्ट्स की बात है, तो जितना पीपल्स पार्टी ने भुगता है वो तो ये इनमें तो अभी इनकी चीखें निकलना शुरू हुई है। हमने बहुत ज़्यादा भुगता है जेलों में, हमारे लीडरशिप ने फांसियों तक गए। और लेकिन आपको 2018 में तो ऐसा लग रहा है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रहा है। देखिए कराची की हल्का बंदियां, लोग कहते हैं आपकी फेवर में जाएंगी, ना अहली आपके किसी भी नैब केस की नहीं हुई, किसी भी कैंडिडेट की नहीं हुई, तो ये तो आपको फायदा पहुंचा रही हैं चीजें। देखिए जो लोग कह रहे हैं को इज्जत दो तो अच्छी बात है, उनका जो फिलसफा हम भी समझ रहे हैं, तो फिर रंजीत सिंह बनकर दिखाएं ना, या रंजीत सिंह बनकर चीज़ें साबित करें। अब चीखें निकल रही हैं कि भाई जुल्म हो रहा है, फलाना हो रहा है, टीरा हो रहा है। तो मैं नहीं समझता हूँ उनसे कोई जुल्म हो रहा है। उनके सब कैंडिडेट्स हल्कों में इलेक्शन में जा रहे हैं और पीछे से इनकी बातचीत चल रही है। एक जो भाई जो है वो रंजीत सिंह बनने के चक्कर में है, दूसरा जो है वायसराय से मिला हुआ है। तो अब इस सूरत में हम भी समझते हैं कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, और पीपल्स पार्टी का मुकाबला ये नहीं कर सकती, दीगर पार्टीज़ भी नहीं कर सकती हैं, जो कोटों के हिसाब से या जो स्ट्रगल्स के हिसाब से, या जो है पीठ पीछे इन्होंने जो मुस्लिम लीग या दीगर पार्टीज करती रही हैं, तो इनका मुकाबला हमसे नहीं है किसी भी। अच्छा, यही बात अगर मैं रमेश आपके पास जाऊं, आपके लिए तो एक गुड न्यूज़ रही कि फवाद चौधरी साहब की नाअहली पे स्टे ऑर्डर आ गया है और वो कंटेस्ट करेंगे। तो आपको लगता है कि अब ये जो पूरा ये मेरे ख्याल में लैंडस्केप डेवलप हो रहा है, ये अभी भी PTI की फेवर में ज़्यादा है? देखिए, मैं समझता हूँ रूल ऑफ लॉ सबके लिए बराबर है, और बात करना कि वो, मैंने तो कल भी फवाद के लिए आया, तब भी मैंने कहा कि अगर उधर ट्रिब्यूनल ने ये फैसला दिया है, आप कानून के मुताबिक उसको हायर फोरम के ऊपर चैलेंज करें। इसी तरह शाहिद खाकान अब्बासी को भी ये करना चाहिए। मगर हम ये कहें कि हमारे साथ हो रही है, ये हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। करीम ने बिल्कुल सही कहा है, ख्वाजा साहब ने, कि भाई ये नैब की कार्रवाइयाँ किसके लिए नहीं हो रही है। एक इंडिपेंडेंट इदारा है, आप उसको क्यों क्रिटिसाइज कर रही हो कि ये जो है वो नैब हमारे खिलाफ कर रही है, ये कर रही है। मैं समझता हूँ ये बातें हैं, और आप अब
जो है वो इलेक्शन का दौर आ गया है, इलेक्शन का रमेश साहब, ये तो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि नैब को मैं क्रिटिसाइज कर रही हूँ। सिंध असेंबली में तो आप लोग ही सारे लोग क्रिटिसाइज करते रहे। आप लोग तो खुद सिंध, पूरी सिंध गवर्नमेंट कहती रही है कि नैब के इख्तियारात मेरे ख्याल में कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, इसको रैप अप कर देना चाहिए। ये आमियत की बाकियात हैं। उस वक्त क्या हो रहा था? नैब का बना है जी, किसने बनाया है? पीपुल्स पार्टी और PMLN दोनों ने मिलके बनाया है। ठीक, दोनों ने मिलके बनाया है। अब हम उसके ऊपर बात करें कि भाई अब ये नैब का चेयरमैन जो है वो सही नहीं है और इस किस्म की कार्रवाई हो रही है। मुझे ये बताएं कि इलेक्शन में खड़ा होना इसका मतलब ये है कि कोई बंदा क्राइम करे, किसी में जो उसको जो गिरफ्तार होना हो तो ये इलेक्शन लड़ रहा है उसको गिरफ्तार नहीं किया जाए। कमर इस्लाम अगर गिरफ्तार हुआ तो कम से कम 1 महीने से उसके ऊपर केसेस चल रहे थे। जब उसकी फाइंडिंग आई, उसकी जब मैच्योर हो गया केस तो वो गिरफ्तार हो गया। उससे कोई ताल्लुक नहीं है कि ये इलेक्शन में लड़ रहा है इस वजह से गिरफ्तार नहीं हो। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। इलेक्शन अवाम के जो मसले मसाइल हैं जो उसको रिजर्सल करेगा। 2008 में 2013 में दोनों इलेक्शन हो गई, पीपुल्स पार्टी। ठीक है, आपका ये मौकफ मैं वापस कराची स्टूडियो में लेके आना चाहूंगी। डॉक्टर उसामा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर उसामा, आप क्या समझते हैं कि चलें ये जो तमाम मेरे ख्याल में डेवलपमेंट्स हुई हैं इसका डायरेक्ट असर तो पंजाब में पड़ रहा है, लेकिन कराची में क्योंकि आप जमात इस्लामी को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो यहाँ पे ग्राउंड पे सेंटिमेंट है लोगों का, क्या उसमें कोई तब्दीली आई है इन डेवलपमेंट्स की वजह से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने मसले को कराची के तनाजुर में देखने की बात की है। कराची शहर की जो सियासी तारीख़ है वो पिछले 30-35 सालों से कौम परस्ती के धारे के साथ चल रही थी और इस वक्त जो कौम परस्ती का धारा है वो अपना साइकिल तकरीबन कंप्लीट कर चुका है। फिर जो क़ुव्वतें इस नज़रिए की नुमाइंदा क़ुव्वतें थीं उनके तज़ादात और उनकी जो कमज़ोरियाँ हैं वो भी वाज़े होकर सामने आ गई हैं और कराची का शहरी इस वक्त फिर एक सवालिया निशान बना हुआ बीच चौराहे पर खड़ा हुआ है और अनकरीब वो किसी फ़ैसले तक अपने आप को लेकर जाएगा। लेकिन जो कराची की सियासी तारीख़ है, अगर आप उस पर नज़र डालें तो कराची की सियासी तारीख़ हमेशा से मजहबी जमातों या दीनी जमातों के साथ वाबस्ता रही हैं। उसमें सिर्फ़ एक ब्रेक ही आया था कि वो कौम परस्ती के धारे के साथ वक्ती तौर पर गए और मैं समझता हूँ कि उसके नतीजे में जो कुछ मिलना था उसमें से कुछ भी नहीं और जो कुछ गंवाना था उससे कई गुना ज़्यादा गंवा कर शहर कराची इस वक्त लावारिस के तौर पे खड़ा हुआ है। आपको लगता है कि आपके किसी कैंडिडेट को उसी तरह यानी उसकी अहलियत को चैलेंज किया जा रहा है या प्रोब किया जा रहा है, कोई ऐसे केसेस? क्योंकि वाकई आपने जिस तरफ इशारा किया दीनी जमातें, क्या वजह है कि इनके कैंडिडेट्स की जो अहलियत है उसको इतना स्क्रूटनाइज नहीं किया जा रहा जिस तरह सियासी जमातों का हाल है? स्क्रूटनाइज तो ज़्यादा किया गया है कि मेरे अपने नॉमिनेशन फॉर्म पे एक बोनाफाइड एरर आ गया था, उन्होंने उसकी बुनियाद पे नाअहल करार दिया था मुझे, फिर हमने उसको दोबारा से जाके हाई कोर्ट से उसको ठीक करवाया। तो ये ऐसा मसला नहीं है, लेकिन असल बात यह है कि जो दीनी जमातों की क़यादत है या उसके साथ चलने वाले लोग हैं वो उनके दामन में करप्शन का कोई दाग नहीं है, उनके ऊपर उस अंदाज से कोई हाथ डाल नहीं सकता। और आप ये देखिए कि अभी पनामा लीक्स और डॉन लीक्स और फलां लीक्स और उसके अलावा भी जो सामने है और नहीं है उसमें मुत्तहदा मजलिस अमल बहुत सारे मसाइल हैं, मल्टीपल इश्यूज हैं जिस पे बात की जा सकती है, लेकिन दैट वुड आल्सो बी यूजिंग अ ब्रॉड स्ट्रोक। यहाँ पे सिर्फ करप्शन का मसला नहीं, खुसूसन दानियाल अजीज़ की बात कर रहे हैं तो ये तौहीन अदालत का केस था, लेकिन बहरहाल एक तासुर मुखालिफिन में ज़रूर ये है कि शायद जो घेरा है या इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं, जो झटके हैं, वो PMLN ज़्यादा बर्दाश्त करिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम थोड़े दिन पहले डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह तुर्की में 90% वोटर टर्नआउट रहता है। इस दफ़ा कुछ अंदाज़ों के मुताबिक 60% पाकिस्तान के लिए प्रिडिक्ट किया जा रहा है, फोरकास्ट किया जा रहा है। फरहान, आपके पास आना चाहूँगी, ये यक के बाद दीगरे जो बड़ी जमातों को झटके पड़ रहे हैं और जो मोमेंटम इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक जो ख़ास जोश व खरोश होता है इलेक्शंस का वो मिसिंग है, इसकी वजह से आप अभी भी समझते हैं कि वोटर टर्नआउट पाकिस्तान में 60% से ज़्यादा होगा? जी नहीं, मुझे लगता है कि वोटर टर्नआउट शायद कम हो, निस्बतन कम हो, और उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये है कि गर्मी और ख़ासी ज़्यादा गर्मी,
दूसरा बेयकीनी की कैफियत। अब भी मैं अभी हाल ही में वस्ती पंजाब से आया हूँ और जगह जगह पे छोटे शहरों में लोगों ने मेरे से ये पूछा कि जी इलेक्शन होंगे भी कि नहीं, ये बेयकीनी की कैफियत है। फिर एक बड़ा वसी इलाका है जहाँ पे चावल की फसल जिसकी बिजाई बड़ा मुश्किल काम है, वो जुलाई के तीसरे हफ्ते तक वो सिलसिला चलता है। वो भी एक फैक्टर है उन इलाकों में जहाँ पे ऐसा ये हो रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में जो सियासी जमातों और ख़ास तौर पे नून लीग का मौक़िफ़ है जी। और आपने जिक्र किया दानियाल अजीज़ का कि वो साजिश वाला जो मामला है उस पर कुछ भी हो जाए फैसला, कितना भी जायज़ उनके ख़िलाफ़ फैसला हो, लेकिन वो उसे एक साजिश के पराये में देख रहे हैं। इसकी वजह से कम उनके जो वोटर्स हैं उनमें बेयकीनी काफ़ी है। और मुझे याद आ रहा है, बात से बात निकलती है, 97 में पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट थी, बेनज़ीर भुट्टो ने जब 96 में गवर्नमेंट गई और 97 में फिर इलेक्शंस हुए, तो बेनज़ीर भुट्टो का खुद ये कहना था कि उनके बहुत से वोटर्स घर पे बैठे रहे। वोटर टर्नआउट पीपल्स पार्टी की कंस्टिट्यूंसीज में इसलिए कम हुआ क्योंकि लोगों का ख्याल ये था कि पीपल्स पार्टी जीतेगी नहीं। आज मुझे लगता है कि हो सकता है ये मेरे ख्याल में ये सिर्फ पाकिस्तानी कैफियत नहीं है, तो दुनिया के कई ममालिक में हुआ। लोग कहते हैं ट्रंप ने भी इसी तरह इलेक्शन जीता, ब्रेग्जिट भी इसी वजह से हुआ क्योंकि लोगों को लगा था कि जो मुखालिफिन है वो इतनी बड़ी तादाद में बाहर आ ही नहीं पाएंगे। लेकिन बहरहाल रमेश, आपके पास आना चाहूंगी, आप क्या समझते हैं कि हर दफ़ा PMLN पे जब मेरे ख्याल में ये चाराजोई हो रही थी और बात की जाती थी तो वो कहते थे कि जी हम अवाम की अदालत में जाना चाहते हैं, अवाम हमारा एहतसाब करे, वो हमें वोट दे ना दे उससे हमारा फैसला हो कि हम सही हैं या गलत। लेकिन जब बीच में नाअहली का मामला आ जाता है, जब एक पॉपुलर कैंडिडेट इस मुकाबले से ही आउट हो जाता है, तो फिर लोगों के मोराल के बारे में आप क्या कहेंगे? वो क्या तस्वुर किया जाए? देखिए, अवाम का बिल्कुल तक़द्दुस होना चाहिए वोट का, मगर ये कभी नहीं होना चाहिए कि अगर आदमी इलेक्ट होके आए हो तो बादशाह बन गया और वो जो चाहे वो करता रहे। एहतसाब सबके लिए, कानून सबके लिए बराबर हो, चाहे वो चेयर पे हो चाहे वो चेयर पे नहीं हो। रही बात आज इन 5 सालों में क्या परफॉर्मेंस रही है, नैब के हवाले से केसेस चल रहे हैं, अब उसके ऊपर अवाम का रिएक्शन क्या आता है। अगर मियाँ साहब सही है तो आज अवाम का जो रिएक्शन आएगा, अवाम जो वोट जो होंगे तो उसमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो फिर इनको एतबार भी होना चाहिए इलेक्शन के ऊपर। फिर ये नहीं कहना चाहिए कि खिलाए मखलूक है, जितवाया जा रहा है, लोग जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। मैं समझता हूँ डबल पॉलिसी नहीं चलेगी कि अगर जीत गए, अगर हमने वोट ले लिया, जीत गए, तो हम कहें कि अवाम ने जितवा दिया। और एक सवाल आपसे सिंध की अवाम के हवाले से भी करना चाहूंगी। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना मंशूर पेश किया है जिसमें हाईलाइट भूख मिटाओ प्रोग्राम या उनका नारा या उनकी कॉल है। जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में रही है, आप इसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर करते रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं रब्त? क्योंकि अब बात की जा रही है बीबी का वादा निभाना है, तो पिछले 10 सालों में ये वादा किस हद तक निभा पाए हैं? मैं बिलावल साहब से बहुत प्यार करता हूँ। मैं समझता हूँ ये पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं, जो पीपल्स पार्टी के लोग ही नहीं है, वो बिलावल साहब को खराब कर रहे हैं। अगर बिलावल साहब की कमांड होती तो ये टिकट जो दिए गए हैं पुराने वही करप्ट लोगों को, तो वो टिकट नहीं जाते, तो फिर मुझे कुछ तब्दीली नजर आती। ये सिर्फ उसको आज आगे लेके आए हैं कि बिलावल साहब जो है वो उस चीजों को मैनिफेस्टो पेश करे। अवाम अब बेवकूफ नहीं है। 2008 और डॉक्टर करीम, योर रिस्पांस टू दैट। रमीश साहब हमारे साथ रहेगा, मैं डॉक्टर करीम का इस पर रिस्पांस लेना चाहूंगी। जी जनाब, रमेश साहब तो अब बादशाह आदमी, अनकरीब ये कुछ अरसे के बाद इनको जो नंबर मिला है जो रिजर्व सीट में, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि PTI की 60 सीटें भी हो सकेंगी नेशनल असेंबली में। तो रमेश कुछ अरसे के बाद पीपल्स पार्टी में आ जाएगा। नहीं, उन्होंने तो वही बात की जो लोग PTI के बारे में कह रहे हैं। इमरान खान के बारे में भी कहा जा रहा है कि जी 2 ब्लॉक्स बन गए, जहांगीर तरीन साहब का ब्लॉक है, शाह महमूद कुरैशी का। कह रहा हूं, अब उन्होंने आपने कह दिया कि बिलावल साहब का तो कोई होल्ड ही नहीं है पार्टी पर। बिलावल साहब के हाथ में हर चीज़ है और वो कमांड नंबर 1 पर है और लोग उनसे इंटरेक्शन में हैं। जो फैसले हुए हैं वो उनके मर्जी और कंसल्टेशन से हुए हैं दूसरे ज़रदारी साहब और दीगर लोगों से। जो हमारे पास एक प्रोसेस है, तो मेरे ख्याल से ये कहना बड़ी ज़्यादती होगी। पीपल्स पार्टी मॉडर्न दौर में 21 सेंचुरी में आ गई है। आज मॉडर्न एक मैनिफेस्टो आया है जो कि
वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, टिकट के मामले लैटिन को पीछे अमेरिका छोड़ में। देते, क्योंकि वो हर पार्टी की इस वक्त दुखती रह गए। इमरान खान साहब खुद उसके मेरे ख्याल में कर रहे हैं। नहीं रमेश, मुझे ये कारकर्दगी पे बताइएगा, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कारकर्दगी। करने देना मुझे, मैनिफेस्टो पर तो मुझे बात करने देना। मैं बात करूं, आप उसके ऊपर रिएक्शन देना। जी जी फरमाइए। सिद्रा, बात सिंपल में ये है कि 2008 और 2013 के बाद लोग अब मैनिफेस्टो के ऊपर नहीं जाएंगे, लोग जाएंगे परफॉर्मेंस के ऊपर कि सिंध, पंजाब और केपीके के अंदर तीनों पॉलिटिकल पार्टीज की गवर्नमेंट रही है, किसने क्या डिलीवर किया है। मैं समझता हूं कि इस वक्त रेस के अंदर पीपुल्स पार्टी है ही नहीं। इस वक्त रेस के अंदर PMLN है, शहबाज शरीफ की वजह से। रमेश, बहुत माजरत के साथ कतई कलामी की माफी चाहूंगी, लेकिन परफॉर्मेंस की बात अगर आप करते और मैनिफेस्टो अगर इम्पोर्टेंट नहीं होता तो फिर आप इलेक्टेबल्स की सियासत क्यों कर रहे हैं? आप 2 और 5 सीटें भी ये नहीं ले सकते हैं नेशनल असेंबली की सूबे सिंध से। इलेक्टेबल को लेना, और ये मैं समझता हूँ एक हकीकत है कि बिल्कुल इलेक्टेबल को लिया गया है, क्योंकि वोट बैंक जो वो डिवीजन होती है वोट बैंक के अंदर, कुछ वोट बैंक नजरिए के होते हैं, कुछ वोट बैंक सरदारी निजाम के होते हैं, कुछ वोट बैंक जो है वो एक इलेक्टोरल सिस्टम जो जिसको इलेक्शन डे मनाना आता है कि इलेक्शन कैसे की जाती है उसका होते हैं। तो ये मुख्तलिफ लोग होते हैं, कुछ लोग जो है जुनूनी आप लें तो जस्टिफाइड, और ख्वाजा साहब अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले तो उसमें कहा जा रहा है कि चेयरमैन साहब का होल्ड नहीं है, क्या कहेंगे आप ख्वाजा साहब? जनाब, ये जो है ना PTI वाले, ये सूबे सिंध में मैं आपको प्रिडिक्ट करके बता रहा हूँ, और आज का प्रोग्राम आप जरूर रिकॉर्ड पर रखिएगा कि ये 2 और 5 से ज्यादा नेशनल असेंबली की सीटें सूबे सिंध से और कराची से। नहीं, मेरी बात, मैंने आपकी बात सुनी, आप मेरी बात सुनी, ठीक है। और ये 2 और 5 के दरमियान नेशनल असेंबली की सीट सिंध से निकालेंगे, और जो 5 और 6 से के सूबे सिंध से प्रोविंशियल असेंबली की। और आपका अपना क्या फोरकास्ट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की? पीपल्स पार्टी 40 नेशनल असेंबली यहाँ से निकालेगी, सूबे सिंध से 40 सीटें सिंध से निकालेगी, और उसके इलेक्टिव, और दूसरी जो है हमारी जो है राउंड अबाउट 130 में से 85 to 90 प्रोविंशियल असेंबली की इलेक्टेबल सीटें हम निकालेंगे। इस मैनिफेस्टो पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दावा है कि जी वो 40 सीटें सिंध से निकालेगी। रमेश साहब, आपका क्या फोरकास्ट है? बिल्कुल नहीं, ये 2 भी नहीं निकालेंगे। इस वक्त मैं आपको थोड़ा सा बताऊं जी। मैं समझता हूं कि हमारी PTI के अंदर आज भी सिंध के अंदर मिसमैनेजमेंट है। वोट बैंक PTI का ज्यादा है कराची के अंदर, मगर अब जो थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट की वजह से थोड़ी सी जो रिजल्ट ले सकते हैं वो हम नहीं ले पा रहे हैं, मगर पीपुल्स पार्टी का वोट बैंक नहीं है, उसकी मैनेजमेंट है। अच्छा, कराची से कितनी सीट्स ले लेगी PTI, ये बता दीजिए? कराची में टोटल 21 सीटें हैं, MNA 1 से 2। 21 सीट से आप कितनी ले पाएंगे? आपकी आवाज में से आधी सीटें MKM 1 से 2, बाकी आधी सीटों के अंदर पीपुल्स पार्टी, PTI, PSC और जमात ये अपना MMA ये मिक्स होगी, क्योंकि जाहिद सईद भी खड़ा हुआ है MMA का, वो भी मजबूत उम्मीदवार है। मैं हकीकत की बात करता हूँ क्योंकि वो 243 से खड़ा हुआ है, तो इस वजह से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आप लोगों ने आपस में फैसला कर लिया। मैं डॉक्टर उसामा से भी पूछ लेती हूँ, आप क्या समझते हैं कराची में क्या सूरत हाल है आपके ख्याल में? पहली बात तो मैं अर्ज करूंगा, जो आप मंशूर पे बात कर रही हैं जी, पीपल्स पार्टी इससे पहले भी 10 दफ़ा अपने मंशूर पेश कर चुकी है, और मुझे अभी एक शेर याद आ रहा था कि तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। तो सूरत हाल ये है कि इन वादों के ऊपर अब तक जो गाड़ी चलती रही है वो अब एक जगह आके फंस गई है, और पूरे मुल्क से मैं एहतराम के साथ, लेकिन जो तजज़िया है हमारा वो मैं पेश कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी तो फारिग हो गई है पूरे मुल्क से, सिर्फ सिंध की हद तक बाकी है, और सिंध में भी बाकी रहने का मसला ये है कि सिंध के वडेरे और जागीरदार इस वक्त क्योंकि पीपल्स पार्टी के साथ हैं, तो इसलिए पीपल्स पार्टी सिंध में मौजूद है। कराची की हद तक तो पीपल्स पार्टी एक कराची दुश्मन पार्टी शुमार होती रही है। उसने अपनी परफॉर्मेंस से भी, अपनी पूरी पॉलिसीज़ से, पूरी कारकर्दगी से और अहले कराची के साथ अपने रवैयों से ये साबित कर दिया है कि ये कराची दुश्मन या शहरी दुश्मन पार्टी कम अज़ कम है। और इस वक्त भी जो इनकी सारी जो कामयाबी है जिसकी बुनियाद पे दावे किए जा रहे हैं वो वही हैं कि जमहूरियत के नाम पे एक वडेरा शाही मार्शल्ला अंदरून सिंध मुसल्लत है,
और ये एक तरह का सिविल मार्शल अच्छा, है। ये आपका तज्जिया प्योरली इलेक्शन रिजल्ट्स पे से। फरहान साहब आपके पास आना चाहूंगी, लेकिन इन्फ्लुएंस तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। देखिए सेनेट के इलेक्शंस का रिजल्ट हमारे सामने है, इसके अलावा बहुत सारी जो मसलहतन रिकन्सिलिएशन होती है। जब हम देखते हैं कि यानी 2013 में जब धरना दिया गया PTI की तरफ से, तो बिल्कुल यानी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने में पीपल्स पार्टी के किरदार पंजाब को है क्योंकि सीट ज्यादा हैं। ये एक लंबी बहस है और राधा पंजाब का एडवांटेज मैनेज है वहां पे। पार्टी जी, लेकिन ये कि पंजाब की जहां तक मुझे याद पड़ता है 6 सीट्स एक वोट बनता है सेनेट के लिए, जबकि बलूचिस्तान की 1 सीट का 1 वोट बनता है, कुछ इस किस्म का मामला है। अब जहां तक पीपल्स पार्टी की बात है तो 2013 के बरक्स अब जो 2018 में सूरत हाल है पंजाब में, तो पीपल्स पार्टी के अभी तक जो इतलात आ रही हैं, पीपल्स पार्टी बहुत कमज़ोर नज़र आ रही है। और प्रोविंसेस में मुमकिन है, बलूचिस्तान के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ पे कुछ इंडिपेंडेंट्स इलेक्ट होके और वो शायद पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लें। एक सरदारी निज़ाम है, उनका अपना एक अलग कैरेक्टर है एक सियासत का, या पीपल्स पार्टी को बाहर से सपोर्ट करें। सिंध में किसी हद तक पीपल्स पार्टी, लेकिन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कितना है? पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फिलहाल है और बड़ा सॉलिड है। सिंध में सबसे बड़ी पार्टी गिनी जाती है। नेशनल लेवल पे अभी तक उनकी एक प्रेजेंस है, वो अपने आप को नेशनल पॉलिटिक्स के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। उन्होंने प्रोविंशियलिज्म का रास्ता अभी तक नहीं अपनाया। प्योरली दो आपके मैनिफेस्टो से रिलेटेड सवाल है जो मैं डॉक्टर करीम ख्वाजा से करना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, अगर हम 2013 के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो को देखें, 3 नए सूबे बनाने की आपने बात की थी। मैनिफेस्टो जिस तरह कहा जा रहा है बहुत खूबसूरत होता है, अच्छा प्रिंटेड होता है, लेकिन उस पर अब जैसे हमने देखा कि सिंध असेंबली में ही जब कराची के हवाले से या नए सूबों के हवाले से बहस होती है तो बड़ा ही एक पॉलिटिकल एरोगेंट के साथ आप लोग एरोगेंस के साथ उसको रिप्लाई करते हैं और उसको बिल्कुल कंसिडर भी नहीं करना चाहते। तो ये तजाद नहीं है आपके मैनिफेस्टो में और आपकी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में? देखिए, संघ जो है, जो हमारे जमात इस्लामी के दोस्त हैं, हमने तो पहले सुना था, मगर इनकी गुफ्तगू से मुझे ऐसा ही लगा कि जमात इस्लामी के वतन से MQM ने जन्म लिया। सिंध एक वहदत है जो कि हज़ारों सालों की है और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है सूबों के बारे में, उसमें तीन लेयर्स हैं। एक लेयर है कि वो सूबा जो है 2/3 मेजॉरिटी से कहे कि सूबा बनेगा, फिर वही नेशनल असेंबली 2/3 मेजॉरिटी से कहे, उसके बाद सेनेट का है। हमने सराइकी सूबे की या साउथ पंजाब की बात की है, मगर वो सारा डिपेंड करता है नंबर गेम से। जब नंबर गेम आएगा तभी चीज़ें हो सकती है। ठीक है, आपसे मेरा दूसरा सवाल, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। सिंध एक वहदत है 5000 साल से, वो जो है आपसे मेरा दूसरा सवाल वाटर के हवाले से होगा। वाटर मैनेजमेंट क्राइसिस इज रियली हाई ऑन द एजेंडा। मैनिफेस्टो में कुछ खास इसके बारे में बात नहीं की गई, लेकिन जो अब लेटेस्ट डेवलपमेंट्स रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कालाबाग डैम के हवाले से नोटिस लिया है, कहा है कि वो हकीकत है, अगले हफ्ते से उसकी समाअत भी शुरू होने वाली है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की तरफ देखें, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मुराद सईद साहब का भी अगर स्टेटमेंट देखें, उन्होंने कहा कि कालाबाग डैम की हम मुखालफत करेंगे। वेयर डू यू स्टैंड ऑन दैट सब्जेक्ट नाउ? देखिए, कालाबाग डैम की 4 असेंबलीज ने, खुद पंजाब ने भी मुखालिफत की हुई है और सुप्रीम कोर्ट के मैंडेट में ये चीज़ नहीं आती है, मैं हम्बली कहूँगा। बाकी ये पार्लियामेंट का काम है और बादशाह डैम पर चारों सूबे मुतहद है, तो बादशाह डैम का काम आप शुरू करें और बाकी ये इलेक्टेड असेंबली पर छोड़ना पड़ेगा, जो भी प्रोविंशियल और नेशनल। रमेश, आपसे भी पूछना चाहूँगी कि PTI का कालाबाग डैम पे क्या पोजीशन है? मैंने आज इसके ऊपर कॉलम लिखा हुआ है। वाटर रिजर्वायर की अपनी इम्पोर्टेंस है, मगर कभी भी जो ऐसी चीजें नहीं बनती है जहाँ पे 3 प्रोविंस गवर्नमेंट जो है अपना रेजोल्यूशन दे के उसकी मुखालफत करें, तो वो नहीं बन सकता। कालाबाग डैम का चैप्टर क्लोज हो चुका है, मगर जो आपका स्टैंस है या PTI का स्टैंस है इसके ऊपर? नहीं, वो बन ही नहीं सकता। किसी भी पाकिस्तान एक कानून है, जब 4 प्रोविंस PTI की बात नहीं है, जो भी गवर्नमेंट आए, कालाबाग डैम का इशू डेट है। इस वक्त जो है वो बादशाह डैम बनना चाहिए, उसको 10 साल बनाने में लगते हैं, कितना टाइम लगता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं बने। मैं इस पे आप प्रोविंशियल वो तो आप देखिए उसकी डायनामिक्स की बात कर रहे हैं, इस पे आपकी पार्टी पोजीशन क्या है? व्हाट डज PTI थिंक अबाउट कालाबाग डैम? देखिए, मैं अपने थोड़ा सा अपने जमीर के हिसाब से भी चलता हूँ। पार्टी की पोजीशन जो कानून कहता है वो होगी।
कानून ये कहता है, और इवन KP के गवर्नमेंट बलोचिस्तान सिंध तीनों प्रोविंस के ऊपर पास कर चुके हैं, कालाबाग डैम नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया रमेश। यही सवाल मैं डॉक्टर उसामा आपके पास आना चाहूँगी, वक्त मेरे पास कम है, लेकिन कालाबाग डैम और खुसूसन नए सूबों का जो मेरे ख्याल में एक सवाल है, इस पे जमात इस्लामी वेयर डू यू स्टैंड, और MMA का इस पे क्या पोजीशन है? देखिए, कालाबाग डैम एक टेक्निकल मसला है और जिसको पाकिस्तानी सियासत में पोलिटिसाइज कर दिया गया है, और ये इस हद तक मुतनाज़ हो गया है कि अब इसके ऊपर जाना कौमी वहदत को चैलेंज करने के मुतरादिफ होगा, वो उससे मुतासिर होगी। जबकि मुतबादिल ऑप्शन हमारे पास एक दूसरे डैम का, भाषा डैम का मौजूद है, मेरे ख्याल है उस पर इत्तेफाक राय है, और लिहाजा कालाबाग डैम अब इस एतबार से इशू बहुत शुक्रिया, थैंक यू डॉक्टर उसामा, डॉक्टर करीम। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है रमेश कुमार एंड ऑफ कोर्स फरहान बुखारी। आप सबकी इस पार्टिसिपेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन याद रखना होगा कि इलेक्शन आफ्टर ऑल एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस से गुजर कर एक हुकूमत ने आना है, मुल्क की बागडोर को संभालना है। लेकिन ये जो मसाइल हैं जिस पे इस वक्त भी हम बात करने से कतराते हैं, यही वो मसाइल हैं जिनका सोल्यूशन इस हुकूमत ने लेके आना है, और यही एक्सपेक्टेशन है अवाम की। इसके बारे में आपकी क्या राय है, फीडबैक है, मुझे ज़रूर भेजिएगा। अगले हफ्ते मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।